Hello students, welcome back to my educational channel Winds of Change। इससे पहले कि अपने एक एपिसोड में हमने दिल्ली सल्तनत के स्थापना पर चर्चा की थी, जो मोहम्मद गौरी के विजय अभियान के कारण हुआ था। हम देखते हैं कि भारत तीन तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। अगर हम वेस्टर्न घाट की तरफ देखें तो वहां पर हमें अरेबियन सी नजर आता है। अगर हम ईस्ट की तरफ देखें तो वहां बे ऑफ बंगाल दिखाई देता है, और अगर हम श्रीलंका की तरफ देखें तो वहां पर इंडियन ओशन दिखाई देता है। और एक क्षेत्र जो नॉर्थ इंडिया का था, उस क्षेत्र में हमको एक विशाल हिमालय दिखाई देती है, जो न सिर्फ मध्य एशिया के ठंडक से हमको बचाता था, सर्द हवाओं से बचाता था, बल्कि आक्रमणकारियों से भी बचाता था। ये जो प्राकृतिक प्रहरी हमारे थे, इनके रहने के बावजूद भी हिंदू कुश पहाड़ी के बड़े सारे दर्रे थे, जिन दर्रों से भारत की तरफ प्रवेश किया जा सकता था। यद्यपि कि यह आम रास्ता नहीं थे, आम जनों के आवागमन की सुविधा के रूप में उसे नहीं देखा जा सकता, लेकिन इसी रास्ते से, इन्हीं दर्रों से आक्रमणकारी भारत में प्रवेश करते रहे। हमने देखा है कि प्राचीन भारत में अकैमेनिड एम्पायर, जो ईरान का था, उसने उत्तर पश्चिमी सीमा पर अपना आधिपत्य जमाया था। फिर हम देखते हैं कि जब सिकंदर महान अपने विजय अभियान को लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो अकैमेनिड एम्पायर के सारे क्षेत्र पर कब्जा जमाते हुए वो भारत तक पहुंच जाते हैं। यानी वो सिंधु घाटी के आसपास के क्षेत्रों पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सीथियंस आते हैं, जिन्हें हम शक भी बोलते हैं। फिर हून आते हैं, कुषाण आते हैं, और इन सब लोगों ने नॉर्थ इंडिया पर अपना कब्जा जमाया और एक बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। इतने प्रहरी होने के बावजूद भारत का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर हमेशा आक्रमणकारियों को रास्ता देता रहा, और पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया के कबीलाई लोग हमेशा यहां आते रहे। यूनानी भी आए, ईरानी भी आए, और अफगानिस्तान के साइड से भी लोग आए, जिसमें गौरी का नाम हम जानते हैं, जिसने दिल्ली सल्तनत की स्थापना किया। ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, ये फ्रंटियर उस वक्त मध्यकाल को अगर हम देखें तो ये काबुल से कंधार तक का जो क्षेत्र था, उसके आसपास भारत का जो क्षेत्र पड़ता था, वो बहुत ही वल्नरेबल था, बहुत आक्रमण के लिए खतरनाक था। एक बात और जो हमें दिखाई देती है कि इस क्षेत्र में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अफगानिस्तान के तरफ से भारत लोग आए थे। हमारे सम्राट भी अफगानिस्तान तक पहुंचे थे और बहुत सारे भूभाग पर अपना कब्जा कभी न कभी रखते थे। फिर हम देखते हैं जो कि एक और खतरा, इनके जो आंतरिक कलह थे लोगों के साथ, जैसे इल्तुतमिश थे, जब वो गद्दी पर बैठे तो उनके दो राइवल हमें दिखाई देते हैं जिनसे उनको संघर्ष करना पड़ा। एक एल्दौस थे, जो अपना दावा दिल्ली सल्तनत की गद्दी यानी दिल्ली की गद्दी पर रखते थे। दूसरा कुबैचा थे, जो मुल्तान के शाह थे, और इनके साथ इल्तुतमिश का झगड़ा संघर्ष चलता था, जिसमें कि इल्तुतमिश विजयी होते हैं
और दिल्ली सल्तनत को वो संगठित करते हैं। लेकिन गौर और ख्वारिज्म साम्राज्य जो ईरान का था, इन दोनों के युद्ध में अफगानिस्तान का गौर साम्राज्य कमजोर पड़ जाता है और ख्वारिज्म साम्राज्य का विस्तार सिंधु घाटी के क्षेत्र में हो जाता है, सिंधु घाटी नदी तक हो जाता है। इसी बीच इस क्षेत्र में एक बड़ा खतरा उत्पन्न होता है, जो चंगेज खान का खतरा था, जो मंगोलों का खतरा था। मंगोल बड़े क्रूर जनजाति थी, वो आतंक फैलाती थी जिस क्षेत्र में वो जाती थी। उसके कब्जे का या उसके आक्रमण का परिणाम यह होता था कि नोबल्स गवर्नर उस क्षेत्र छोड़ करके भाग जाते थे। आम जनों का संहार होता था। औरतें गुलामी के लिए बेच दी जाती थी। कारीगर अगर अच्छे हैं तो उनको वो अपनी सेवा में लगा लेता था। ये जो उनके आतंक का राज स्थापित करने का तरीका था, जिसके वजह से उनका खौफ पश्चिमी एशिया और मध्य एशिया में बड़ा ही जबरदस्त था। ख्वारिज्म साम्राज्य पर जब 1218 में चंगेज खान, जिसे टाइटल दिया गया था स्कॉर्ज ऑफ गॉड, यानी गॉड का वो चाबुक है, उस वक्त की मान्यताओं के हिसाब से अगर किसी साम्राज्य पर कोई विपत्ति आती थी तो ये माना जाता था कि वो भगवान की गॉड के वजह से वो नाखुश हैं, इस वजह से आई है। इसीलिए चंगेज खान को एक जो बहुत ही बड़े योद्धा थे और बड़े क्रूर योद्धा थे, उनको भी स्कॉर्ज ऑफ गॉड का नाम दिया गया, यानी वो चाबुक लेकर के आए और भगवान ने इस सजा के तौर पर उनको भेजा। ये चंगेज खान ने जब ख्वारिज्म पर अटैक किया तो उनके शहरों को ही खाली बर्बाद नहीं कर दिया, बल्कि वहां के आम जनों को भी खत्म कर दिया। इस हद तक वो नरसंहार करते थे कि जो गवर्नर उस एरिया में नियुक्त होते थे वो भी जगह छोड़ करके भाग जाते थे। और बहुत सारे लोग उसकी सेना में शामिल हो जाते थे या उसके साथ मिल जाते थे। जब ख्वारिज्म अंपायर पर 1218 में मंगोलों ने आक्रमण किया तो ख्वारिज्म शाह भागते हुए, जान बचाते हुए सिंधु घाटी को वो क्रॉस करके भारत में प्रवेश कर जाते हैं। इल्तुतमिश भली भांति से स्थिति को समझता था। वो बहुत बड़े वॉरियर तो थे ही, साथ में वो एक कूटनीतिज्ञ भी थे। जब ख्वारिज्म शाह ने शरण मांगा तो उन्होंने बड़े ही विनम्र भाव से शरण देने से इनकार कर दिया। जलालुद्दीन को जब भारत में शरण नहीं मिली तो चंगेज खान ने भी भारत में प्रवेश करना सही नहीं समझा। यह मात्र डिप्लोमेसी थी जिसने उस वक्त चंगेज खान के आतंक से उत्तर पश्चिमी सीमा के लोगों को बचाया। और ये इल्तुतमिश की दूरदर्शिता थी जिसके कारण उन्होंने शाह ऑफ ख्वारिज्म को, जलालुद्दीन शक को जो है अपने यहाँ शरण देना स्वीकार नहीं किया, इसलिए कि वो जानते थे कि अगर हमने शरण दिया तो फिर हमको मंगोलों से टक्कर लेना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि ये घटना के बाद 1227 में चंगेज खान की मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनके जो बच्चे थे, जो पुत्र थे, उनके बीच मंगोल
बंट जाते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि बातू खान जो मंगोल के राजा थे, सरदार थे, खान थे, वो रशा पर चढ़ाई कर देते हैं और वो सीरिया और इराक पर चढ़ाई कर देते हैं। ये जो युद्ध वो छेड़े हुए थे सीरिया, इराक और रशा, उसके कारण दिल्ली सल्तनत को सांस लेने की फुर्सत मिल गई, उसे अपने नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर को मजबूत करने का मौका मिल गया। फिर हम देखते हैं कि मंगोल के मीनेस, उनके खतरे अब भी टले नहीं। भारतीय इतिहास में संयोगवश इल्तुतमिश जैसा राजा और उसके बाद बलबन जैसा राजा हमें दिखाई देता है। ये दोनों राजा एक तो अच्छे सेना अध्यक्ष थे, सेना नायक थे, और दूसरा कि कूटनीति का भी ये जबरदस्त सहारा लेते थे। हम देखते हैं कि मंगोलों की तरफ से उनके कमांडर तायर बहादुर जब आक्रमण करते हैं लाहौर पर, तो लाहौर के गवर्नर भाग जाते हैं और लाहौर में मंगोलों के आतंक का राज स्थापित हो जाता है। नोबल्स भाग जाते हैं, स्कॉलर्स भाग जाते हैं, आम जनता जान बचाने के लिए भाग जाती है। और इस तरह से बलबन ने टाइमली एक्शन अगर नहीं लिया होता तो शायद भारत उस वक्त मुकाबला कर रहा होता, लड़ रहा होता और मंगोल भारत में आ करके अपना आतंक मचा रहे होते। लेकिन बलबन भी बहुत सूझबूझ का आदमी था। उसने न सिर्फ मुल्तान, लाहौर, इस पर कब्जा अपना स्थापित किया, बल्कि एक मजबूत आर्मी उस क्षेत्र में उसने रखा ताकि वो मंगोलों से लड़ाई कर सके। बलबन ने पूरा लोहा लिया मंगोलों से और मुल्तान को फिर अपने कब्जे में ले लिया, जिसका गवर्नर शेर खान मंगोलों से जा मिला था और बड़े सारे टर्क मंगोलों के साथ हो गए थे। फिर हम देखते हैं कि बलबन इमामुद्दीन रेहान जो उनके एक राइवल थे, जब उसके साथ संघर्षरत थे तो मंगोल जो है मुल्तान पर कब्जा कर लेते हैं। बलबन ने सिर्फ सेना का ही शक्ति नहीं दिखाया, उसने बेहतरीन इस्तेमाल कूटनीति का किया। उस वक्त जो खान द्वितीय यानी चंगेज खान के बाद हिलाकू खान जो उसके खान द्वितीय बने, उनके पास अपना दूत भेजा और उनके साथ एक कूटनीतिक संबंध स्थापित किया। हिलाकू खान ने भी बलबन के दूत को या राजदूत कह लें, उसको पूरा आदर सत्कार दिया और फिर अपना दूत भी भारत भेजा बलबन के दरबार में, जिसका भी बड़ा अवभगत बलबन ने किया। इस तरह से इल्तुतमिश और बलबन ने अपनी समझ से मंगोलों के अत्याचार से, उनके नरसंहार से या उनके भारत पर कब्जा से भारत को बचाया। बलबन ने भी दोनों तरीका अपनाया। एक तो बॉर्डर पर काफी मजबूत सेना रखा और दूसरा डिप्लोमेसी से काम लिया। इन दोनों के इस किर्त इल्तुतमिश और बलबन ने जो कूटनीति का इस्तेमाल किया, उसने एक दिल्ली सल्तनत को अस्थायित्व प्रदान किया और भारत के लोगों को सुरक्षित रखा। धन्यवाद। जोहार।